क्या आपके पेट्रोल में एथेनॉल है? जी हाँ, एटलीस्ट 20%। क्या फर्क पड़ता है दुनिया में क्रूड ऑयल का क्या रेट चल रहा है? तो क्या पेट्रोल के दाम और बढ़ जाएंगे? इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। आपके पेट्रोल का बेस प्राइस है 53 रुपए पर लीटर। क्रूड ऑयल का मार्केट रेट $70 पर बैरल से भी नीचे आ गया है। क्या लगता है पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ कम हो सकती हैं? एक तरफ सरकार और ऑयल कंपनीज फ्यूल पर मोटा मुनाफा कमा रही हैं, दूसरी तरफ आपको मिलावटी पेट्रोल बेचा जा रहा है। ईवी मॉडल की भी बात हो रही है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाने वाले मिनरल्स पर दुनिया भर में जंग छिड़ी है। अगली जंग पानी पर हो ना हो, फ्यूल पर एक साइलेंट युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। आज इसी फ्यूल सिनेरियो को क्रैक करते हैं। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स पर सैंक्शंस लगाए। इनफैक्ट उन्होंने रशिया से व्यापार करने वाले सभी देशों पर सैंक्शंस लगाए हैं। जब पहली बार यूक्रेन युद्ध के चलते रशिया पर सैंक्शंस लगे, तो भारत समेत कई देशों ने इसका फायदा उठाया। रशिया से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीदा और यूरोप के देशों को बेच दिया। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने रशिया के तेल को यूएस में बेचकर एक साल में ही 6,850 करोड़ कमा लिए। रिलायंस ही नहीं, पूरे देश की डिपेंडेंसी रशिया पे बढ़ गई है। अब देश का 40% तेल रशिया से ही आ रहा है। यूरोप का भी डबल गेम चल रहा है। पहले रशिया से ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगाता है, फिर वहां के देश इंडिया और टर्की जैसे देशों से वही रशिया का तेल इंपोर्ट करते हैं, फिर बैन ही क्यों लगाता है? ओ, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। पर क्या रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स बैन करके यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन को वाकई सपोर्ट कर रहे हैं? एक यूरोपियन थिंक टैंक है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इन्होंने हिसाब लगाया कि जितनी मदद यूरोपियन देशों ने यूक्रेन की है, उससे कहीं ज्यादा का उन्होंने रशिया से तेल इंपोर्ट किया है। हाँ, सैंक्शंस के बाद भी 2024 में रशिया के क्रूड ऑयल पे यूरोपियन देशों ने 21.9 बिलियन यूरोस खर्च किए। ज्यादातर माल इंडिया और टर्की की 6 रिफाइनरी से आया। अब यूरोपियन यूनियन इस सेकेंडरी ट्रेड रूट को भी खत्म करना चाहता है। लेटेस्ट सैंक्शंस में उन्होंने गुजरात की एक रिफाइनरी को टारगेट किया, नयारा एनर्जी। एक रशियन कंपनी राजनेफ्ट के नयारा एनर्जी में 49% स्टेक्स हैं। नयारा हमारे देश में करीब 6,750 पेट्रोल पंप्स चलाती है। राजनेफ्ट ने तो साफ कह दिया कि ये सैंक्शंस अनजस्टिफाइड हैं और नयारा एनर्जी ने अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हर कोई इन सैंक्शन से बचना चाहता है, क्योंकि इससे उनका बना बनाया बिजनेस चौपट हो सकता है। इनफैक्ट ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि इन सैंक्शन से इंडिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स को $15 बिलियन का नुकसान हो सकता है। तो क्या पेट्रोल के दाम और बढ़ जाएंगे? अरे, आप क्यों चिंता करते हैं? मोदी जी को आपका प्रॉमिस याद है? आपने ही तो कहा था ना कि पेट्रोल 500 का हो या 5,000 का आएगा। तो क्या फर्क पड़ता है दुनिया में क्रूड ऑयल का क्या रेट चल रहा है? हमारे पेट्रोल पंप का मीटर तो वही 99 तो कभी 100 पर अटका है। अब तो हम उसको देखते भी नहीं, बस पेट्रोल भरवाने से पहले जीरो देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल यूएस से भी महंगा है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेट्रोल प्राइसेस का एवरेज किया और रुपए में एक हिसाब लगाया। हम हर लीटर पर अमेरिकन से 21 रुपए ज्यादा दे रहे हैं और हमारे सब पड़ोसी देशों से ज्यादा महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। अब अंधभक्ति की भी तो कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी ना। पिछले एक दशक में ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम 25% गिरे हैं, पर हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत 30% ऊपर गई है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक बार तो क्रूड ऑयल की कीमत 0 पर आ गई थी, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। लेकिन तब भी हम लोग लगभग 80 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे थे। बस एक बार पेट्रोल का प्राइस 2 रुपए कम हुआ था। जानते हैं कब? 2024 के इलेक्शन से पहले। अब तो बुरे दिन भी कभी कभी याद आ जाते हैं, जब क्रूड ऑयल $110 पर बैरल था, लेकिन लोग 65-70 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे थे। और आज क्रूड ऑयल के दाम $70 पर बैरल के नीचे हैं। तो क्या फाइनली पेट्रोल के प्राइस कम हो सकते हैं? नॉट रियली। इनफैक्ट सरकार ने इसी अप्रैल में पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। तभी एलपीजी सिलेंडर भी 50 रुपए महंगा हुआ था, याद आया? हाँ, हो सकता है कि बिहार में इलेक्शन के चलते पेट्रोल डीजल शायद कुछ कम कर दिया जाए, पर उसके अलावा नो चांस, कोई उम्मीद नहीं है। फ्यूल टैक्स से मुनाफा जो कमाना है। 2020 से ही इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा फ्यूल टैक्स लगाता है, 69%। 2014 से 25 तक सरकार ने करीब 39 लाख करोड़ फ्यूल टैक्स में कमाए हैं। दिल्ली में बीपीसीएल रिटेल पंप आउटलेट्स पर पेट्रोल का प्राइस बिल्डअप देखिए। ये अप्रैल
के फिगर्स हैं। आपके पेट्रोल का बेस प्राइस है 53 रुपए पर लीटर। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में वसूलती है 21 रुपए 90 पैसे। 15 रुपए 40 पैसे वैट के नाम पे राज्य सरकार को जाता है। डीलर कमीशन के तौर पर एवरेज 4 रुपए 39 पैसे लिए जाते हैं। इस तरह फाइनली आपको दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे में मिलता है। हर 1 लीटर पे आप केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर 37 रुपया देते हैं। हर आदमी इनकम टैक्स देना दे, ये टैक्स तो देता ही है। अगर आप कहें कि मेरे पास तो स्कूटर भी नहीं है, तब भी पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइसेस आपको अफेक्ट करते हैं। हर चीज के ट्रांसपोर्ट की एक कॉस्ट होती है और उसको एंड कंज्यूमर यानी कि आपको ही भरना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि फ्यूल प्राइसेस के बढ़ते ही महंगाई भी बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम रेटिंग एजेंसीज की माने तो ऑयल कंपनीज पेट्रोल पर 12 से 15 रुपए पर लीटर और डीजल पर 6 रुपए पर लीटर मुनाफा कमा रही हैं। पिछले 5 सालों में 7 मेजर ऑयल कंपनीज ने 7 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। 2017 में पेट्रोल और डीजल पर डायनामिक प्राइसिंग लागू की गई थी, जिसके चलते रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बदलते रहते हैं। इस डायनामिक प्राइसिंग का लॉजिक ये था कि अगर क्रूड ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस कम होते हैं तो एंड यूजर को यानी कि आपको तुरंत उसका फायदा मिलेगा। पर बीच में आ गया सरकार और ऑयल कंपनीज का मुनाफा। पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे, अब तो यही बात सपने जैसी लग रही है। क्या आपके पेट्रोल में एथेनॉल है? जी हाँ, एटलीस्ट 20%। पेट्रोल पंप पे पावर पेट्रोल तो आपने शायद कभी भरवाया ही होगा। वो नहीं, वो जो नॉर्मल पेट्रोल आप भरवाते हैं उसमें कम से कम 20% एथेनॉल मिक्स है। इसी को E20 पेट्रोल भी कहा जाता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, शुगरकेन, कॉर्न और व्हीट से बन सकता है। आइडिया ये है कि हमारी बाहर से आने वाले तेल पर डिपेंडेंसी कम हो। और ये भी कहा जा रहा है कि एथेनॉल क्लाइमेट चेंज के लिए बेहतर है। पर क्या आपकी गाड़ी के लिए बेहतर है? हमारे यहाँ ज्यादातर व्हीकल्स प्योर पेट्रोल या डीजल के लिए डिजाइन किए गए हैं, पर अब सभी एथेनॉल मिले फ्यूल पर चल रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि एथेनॉल का केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा है कि वो पेट्रोल से कम एनर्जी पर यूनिट देता है। E20 पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी प्योर पेट्रोल के कंपैरिजन में 5 से 7% कम है और इस पर चलने वाली व्हीकल 30 से 35% कम माइलेज देगी और लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। हमारी कार्स के इंजन्स एथेनॉल के लिए बने ही नहीं हैं। क्या गारंटी है कि एथेनॉल ब्लेंड के कारण हमारी कार्स 15 साल से पहले ही बंद पड़ जाएं? एथेनॉल की कीमत है 50 से 65 रुपए पर लीटर, पर पेट्रोल आपको वही 100 रुपए लीटर ही क्यों बेचा जा रहा है? सरकार और ऑयल कंपनी सस्ता एथेनॉल मिलाकर आपसे प्योर पेट्रोल के पैसे ले रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है। दूध और पनीर तो आप सूंघ सूंघ कर लेते हैं और यहाँ आपके पेट्रोल में 20% की मिलावट हो रही है। 2025 में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव हो चुका है और 2030 तक इसको 30% करने का इरादा है। अब तो यही कह सकते हैं कि जागो ग्राहक जागो। सरकार कह रही है कि इससे हमारी फ्यूल डिपेंडेंसी कम होगी, बाहर से आने वाला क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं। बट रियली शुगर केन और कॉर्न हमारी फूड सप्लाई के लिए जरूरी है। अब हर शुगर केन फार्मर इन कंपनीज को अपना शुगर केन बेचेगा तो चीनी, गुड़, जूस, सिरप, गाय भैंस के लिए खाना कहां से आएगा? शायद निर्मला जी प्याज और लहसुन के साथ साथ शुगर भी नहीं खाती। शुगर केन खूब पानी पीने वाली फसल है और एक्सपर्ट्स को डर है कि एथेनॉल बनाने के चक्कर में मोनोक्रॉपिंग बढ़ेगी और खेती के लिए उपजाऊ जमीन कम होगी। हमें ही डिसाइड करना होगा कि हमें फूड चाहिए या फ्यूल। इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेशक बिजली से चलते हों, पर उनके अंदर भी लिथियम, नियोडेमियम, डिस्प्रोजियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर और बैटरी को चलाते हैं। ऑयल की तरह ही हम इनको भी इंपोर्ट करते हैं। कहां से? ज्यादातर चीजों की तरह चाइना से। चाइना के पास दुनिया के ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स का 70% रिजर्व है और इनकी रिफाइनिंग का 90% हिस्सा। इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी का रेवोल्यूशन चाइना में ही चल रहा है। साल 2000 से ही चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और अब सोलर पैनल और बैटरी प्रोडक्शन में नंबर 1 है। 2024 में ही चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $940 बिलियन लगाए। रिसेंटली ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर में भी चाइना अपने रेयर अर्थ मेटल्स की वजह से ही जीता। जब यूएस ने चाइना पर टैरिफ लगाए तो चाइना ने उन्हें रेयर अर्थ मेटल्स देना बंद कर दिया। यूएस को थर्ड कंट्री से चाइना के मेटल्स खरीदने पड़े। दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच यूएस ने 3000
2,834 मैट्रिक टन का एक रेयर अर्थ मेटल थर्ड कंट्री से लिया। फिर चाइना ने उस पर भी रोक लगा दी। तभी ट्रंप ने शी जिनपिंग को कॉल मिलाया। यही होता है असली लाल आंख। 2023 में ही चाइना में 16 मिलियन प्योर इलेक्ट्रिक कार्स और 6 मिलियन हाइब्रिड कार्स थी। 8.6 मिलियन चार्जिंग पॉइंट्स थे। मार्च 2025 में तो BYD कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो ऐसा चार्जिंग सिस्टम बना रहे हैं जिससे 5 मिनट की चार्जिंग में ही गाड़ी 400 किलोमीटर चल सकती है। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में चाइना इतना आगे निकल गया है कि उसने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल बना डाली है। वहीं इंडिया का इलेक्ट्रिक कार मार्केट पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड करता है। पहले तो मिनरल्स और मैग्नेट्स के लिए, दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए भी। जब यूएस और चाइना के बीच तकरार चल रही थी तो इंडिया और दूसरी कंट्रीज ने एक तरह की परमानेंट मैग्नेट्स की स्टॉक पाइलिंग कर ली ताकि उनकी गाड़ियां और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बन सकें। ऑयल के बाद अब ये मेटल्स दुनिया के ट्रेड को ड्राइव कर रहे हैं। साल 2023 के मुकाबले 2024 में चाइना से हमारे लिथियम के इंपोर्ट्स 921% बढ़े हैं, ग्रेफाइट्स के इंपोर्ट्स 85% बढ़े हैं और निकल के 137%। साथ ही इंडिया की ईवी इंडस्ट्री पूरी तरह से चाइनीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। एक एक्सपर्ट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैगजीन को बताया कि चाइनीज टेक के बिना इंडिया को सप्लाई शॉर्टेजेस हो सकते हैं, नए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का रोल आउट डिले हो सकता है और यहाँ तक कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिटी ही खत्म हो सकती है। दुनिया में कितना ही ईवी चल रहा हो, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब तक फ्लॉप ही हैं। 2023 में टाटा मोटर्स को ईवी व्हीकल्स के 26,000 ऑर्डर्स मिले और 2024 में बस 2,000 ऑर्डर्स मिले। हीरो इलेक्ट्रिक बैंक्रप्सी की कगार पर है। ब्लू स्मार्ट अपना झोला उठाकर निकल चुके हैं और ओला इलेक्ट्रिक का फायर प्ले आप देख ही चुके हैं। सो इज द फ्यूचर नॉट इलेक्ट्रिक? फिर क्या होगा हमारे देश का, हमारे देश की गाड़ियों का? हम ना एक अजीब सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। हर मार्केट में, हर इंडस्ट्री में, राजनीति से लेकर लाइफ में एक ही रूल चल रहा है, अपना अपना देख लो। कैसे रिसोर्सेज को हथियाया जाए, कैसे आम लोगों से एक एक पैसा खींचा जाए, सभी इसी फिराक में लगे हैं। कोई नहीं चाहता कि आपको सस्ते क्रूड का कुछ फायदा मिले, कोई नहीं चाहता कि आपकी गाड़ी लंबे समय तक चले, कोई नहीं चाहता कि ईवी इंडस्ट्री में वाकई कोई इनोवेशन हो। अब आप पूछेंगे कि सोल्यूशन क्या है? अगर सरकार रियली पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम करना चाहती है तो उसको बस अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करनी है। आज सरकार अपने 20 रुपए कम कर दे तो पेट्रोल 80 पर आ जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी रियली दुनिया को बदल सकते हैं। हमें चाइना पर डिपेंड होने के बजाय खुद की रिसर्च और इनोवेशन को प्रायोरिटी देनी होगी। ईवीज पर टैक्स कम हो सकता है, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस ईवी हो सकती हैं और जहां तक क्रिटिकल मिनरल्स का मामला है तो सारे मिनरल्स के पहाड़ अडानी और दूसरे बिलियनियर्स को बेचने के बजाय सरकार को इन्हें पब्लिक गुड की तरफ डाइवर्ट करना होगा। अदरवाइज अमीरों के बीच एनर्जी को लेकर, फ्यूल को लेकर ऐसे ही जंग चलती रहेगी और आम जनता उसका बिल भरती रहेगी। That's all for this week. Thank you for watching Cracknomics। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।